नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो टीएलए में। मैं हूं आपके साथ चेतन। हाल ही में न्यायपालिका और संसद के बीच एक बड़ा विवाद उभर कर सामने आया है। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर कुमार यादव से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की एक इन हाउस जांच में जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित स्टोर रूम से कथित रूप से भारी मात्रा में नकदी मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की आंतरिक जांच कर एक रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपी। अब केंद्र सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद के आगामी मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर जस्टिस शेखर कुमार यादव पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2024 में एक कार्यक्रम के दौरान सांप्रदायिक भाषण दिया था। इसको लेकर 13 दिसंबर 2024 को विपक्षी दलों के 55 सांसदों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दायर किया था, लेकिन अब तक इस प्रस्ताव पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर वरिष्ठ वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को पत्र भेजा और इन हाउस जांच को रुकवाने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जस्टिस यादव के मामले में यह तर्क दिया गया कि महाभियोग प्रस्ताव लंबित है, तो जस्टिस वर्मा के मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या न्यायपालिका की प्रक्रिया में भेदभाव हो रहा है? उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि जस्टिस यादव के खिलाफ प्रस्ताव दिसंबर 2024 में दायर हुआ था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी ना तो प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया और ना ही उसको स्वीकार किया गया। कपिल सिब्बल ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान के विरुद्ध बताया है। उनके अनुसार यदि किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाना है तो उसे जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत लाना चाहिए, न कि केवल सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रक्रिया से न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता पर सवाल उठता है। साथ ही ये न्यायाधीशों को राजनीतिक दबाव में लाने का एक खतरनाक उदाहरण बन सकता है। सिब्बल ने भी कहा कि यदि जस्टिस वर्मा के खिलाफ केवल इन हाउस रिपोर्ट के आधार पर संसद में महाभियोग लाया जाता है और वहीं दूसरी ओर जस्टिस यादव के मामले को लटकाया जाता है, तो ये साफ संकेत है कि सरकार अपनी सुविधा और राजनीति के अनुसार न्यायिक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा रवैया रहा तो भविष्य में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर संकट आ सकता है। इस पूरे मामले ने न्यायिक व्यवस्था, संसद की प्रक्रिया और संविधान की मर्यादा पर बहस छेड़ दी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सभी न्यायाधीश के साथ समान व्यवहार हो रहा है? क्या सरकार चुनिंदा मामलों में कार्रवाई कर रही है और अन्य मामलों को दबा रही है? क्या महाभियोग की संवैधानिक प्रक्रिया को राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है? इस समय देश की निगाहें राज्यसभा सचिवालय और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है। आगामी मानसून सत्र में यदि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। लेकिन इस बीच कपिल सिब्बल और विपक्ष ने यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि जस्टिस यादव के मामले में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे संविधान की गरिमा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। अगली खबर की तरफ चलते हैं। केरल हाई कोर्ट ने भाजपा की उम्मीदवार नव्या हरिदास द्वारा दायर याचिका पर कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा को समन भेजा है, जिसमें उनकी वायनाड लोकसभा उप चुनाव में जीत को कानूनी रूप से चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रियंका गांधी ने अपने और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की कई अचल और चल संपत्तियों का हलफनामे में उल्लेख नहीं किया, जिससे चुनावी नियमों का उल्लंघन है और भ्रष्ट आचरण हुआ है। केरल हाईकोर्ट की बेंच ने न्यायमूर्ति के बाबू की अध्यक्षता में याचिका को स्वीकार कर लिया है और प्रियंका गांधी को जवाब दाखिल करने के लिए समन जारी कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई अगस्त 2025 में तय की गई है। नव्या हरिदास का तर्क है कि हलफनामे में संपत्तियों का गलत या अधूरा ब्यौरा देने से मतदाताओं को गुमराह किया गया है, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारणाओं और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जा सकता है। मामला तब और संवेदनशील हो गया जब कांग्रेस की प्राथमिक जीत का अंतर 4,10,931 वोटों का रहा था। प्रियंका ने सत्ताधारी सीपीआई के सत्यन मोकरी को पिछाड़ा, जबकि भाजपा की नव्या हरिदास तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने इसे चीप पब्लिसिटी करार देते हुए आरोप लगाया कि यह हलफनामा चुनावी नैरेटिव को प्रभावित करने का प्रयास है। अगली खबर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकिशन गवाई ने हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनियन में फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन टू रियलाइजेशन एम्बॉडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस विषय पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान कागजों का लेखा जोखा मात्र नहीं है, बल्कि ये एक शांत क्रांति है जिसने अतीत में वंचित और उत्पीड़न समुदाय को मुख्य धारा में जोड़ा है। गवाई ने अपनी निजी यात्रा का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उन्होंने एक सामान्य नगरपालिका स्कूल से लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद का सफर तय किया। यह संविधान की वह शक्ति है जो समाज में वास्तविक बदलाव लाती है। उन्होंने कहा कि संविधान केवल कानूनी फ्रेमवर्क नहीं बल्कि सामाजिक संवेदनशील दस्तावेज है, जिसमें दलित, आदिवासी, महिलाएं, धार्मिक अल्पसंख्यक और दिव्यांग समुदाय के प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
गवई ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों का भी उदाहरण दिया कि लोकतंत्र तभी टिक सकता है जब सत्ता संस्थानों के साथ साथ वंचित समुदाय में भी वितरित हो। उन्होंने ये भी जोर दिया कि संविधान का मकसद केवल अधिकार सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि उन प्रतिभाओं को सक्रिय रूप से सशक्त करना है जिन्हें अब तक सुना नहीं गया। अगली खबर है, न्यायपालिका ने हाल ही में ये कहा है कि पुलिस अक्सर खुद को बड़े बड़े नायक की तरह पेश करती है, लेकिन लोक शिकायत के निवारण में जिम्मेदारी से बचती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी वाराणसी में एक अपहरण मामले में तब की जब भाई की गुमशुदगी की शिकायत करने वाले नितेश कुमार की याचिका सुनवाई में पता चला कि पुलिस ने समय पर कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया। न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की बेंच ने कहा कि रिटर्न की कमी से जांच में देरी होती है और कई बार अपहरण हत्या में तब्दील हो जाता है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति को समय पर नहीं ढूंढा जाता और बाद में उसकी हत्या हो जाती है तो प्रारंभिक तौर पर उस क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से 12 जून 2025 तक व्यक्तिगत हलफनामा देने को कहा है, जिसमें बताया जाएगा कि गुमशुदा को अभी तक क्यों नहीं खोजा गया। यह निर्देश पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली की एक महिला न्यायाधीश के न्यायालय में गाली गलौज और अपमानित करने वाले वकील संजय राठौर को 18 महीने की जेल की सजा बरकरार रखी। राठौर ने अदालत में ट्रैफिक चालान मामले के स्थगन पर गुस्से में महिला मजिस्ट्रेट पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उच्च न्यायालय ने इस सजा को बरकरार रखा, लेकिन सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया था, जिससे कुल अवधि 18 महीने की बनी। जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने राठौर की दया याचिका को खारिज करते हुए कहा कि महिलाओं पर आधारित ऐसी अभद्रता कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक है और इससे न्याय व्यवस्था की गरिमा को ठेस पहुंचती है। हालांकि वकील ने छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता का हवाला दिया था, लेकिन अदालत ने यह तर्क मानने से इनकार किया और 2 सप्ताह में खुद को समर्पण करने का निर्देश दिया। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच न्यायमूर्ति बी.वी. नगरत्ना और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा ने इंटरफेथ विवाह करने वाले अमान सिद्दीकी को जमानत दे दी। अमान को उत्तराखंड की पुलिस ने अनैच्छिक धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया था, क्योंकि उन्होंने एक हिंदू महिला से शादी की थी। न्यायालय ने पाया कि इस विवाह पर दोनों परिवार की सहमति थी और शादी स्वेच्छा से हुई थी, इसलिए राज्य को इनके एक साथ रहने पर आपत्ति करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने कहा कि वयस्क जोड़ों को धार्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग नहीं रखा जा सकता। अमान 6 महीने से हिरासत में थे, जबकि आरोप सत्यापित नहीं हुए, इसलिए उन्हें जमानत मिल गई। अगली खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में अस्थायी राहत दी और गैर जमानती वारंट स्थगित कर दिया। कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त 2025 को साईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। यह स्थिति 2018 की विवादित टिप्पणी से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने अमित शाह के खिलाफ जहेली भाषा का इस्तेमाल किया था। अब राहुल गांधी को गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली है, लेकिन उन्हें 6 अगस्त को कोर्ट रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख कानूनी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है और आपको कोई खबर मिली है इससे जो आपकी जानकारी बढ़ा सकती है, तो आप चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।